दो कारण थे। भारतीय मजदूर संघ ने सदा सामूहिक निर्णय का फैसला किया। कोई भी निर्णय हो वो सामूहिकता के आधार पे होगा। कोई एक व्यक्ति विशेष कोई निर्णय नहीं ले सकता इस संगठन के अंदर। और दूसरा था पारदर्शिता। हमारे कार्य में पारदर्शिता हो, हमारे आर्थिक व्यवहारों में पारदर्शिता हो। हमारा कोई भी कामगार प्रतिनिधि किसी शासन या प्रशासन के व्यक्ति से मिलने जाता है तो अकेला नहीं जाता, 4 कार्यकर्ताओं को साथ में लेके जाता है ताकि कोई बातचीत हुई हो तो उसको पता चले, सामने आए। बाकी संगठनों जैसा अंडर टेबल डीलिंग हमारे पास नहीं है। हम जो कुछ करते हैं ऊपर से करते हैं, सीधे करते हैं। और इसी तरीके से भारतीय मजदूर संघ का स्वरूप बढ़ता गया। आज भारतीय मजदूर संघ का कार्य इतना बड़ा हुआ है, 28 प्रदेशों में हमारा काम है, 42 महासंघ हमारे हैं, 6323 संगठन भारतीय मजदूर संघ को एफिलिएटेड है और लगभग 4 करोड़ के आसपास हमारी सदस्य संख्या है। भारतीय मजदूर संघ ने जो कार्य किया, उस कार्य के बदौलत, उस मेहनत के बदौलत सारे कामगार आज भारतीय मजदूर संघ के पास आना चाहते हैं। 2023 के आईएलसी में मैं जिनेवा गया था डेलीगेट बनकर, 2022, 23 और 24 तीनों वर्ष। और उन तीनों वर्षों में 2023 में मुझे याद है, वहां पर मेरा संबोधन होने के पश्चात कम से कम 30 से 35 देशों के प्रतिनिधि मुझसे मिलने आए और उन्होंने भारतीय मजदूर संघ के साथ अपेक्षा व्यक्त की कि भारतीय मजदूर संघ विश्व का नेतृत्व करने के लिए आईटीयूसी और डब्ल्यूएफटीयू के साथ तीसरा पर्याय करके सामने आए। हमने भी उसको स्वीकारा है। हम भी अपने कदम उसी तरफ बढ़ा रहे हैं कि विश्व के तरफ भारतीय मजदूर संघ का कार्य शुरू हो। और इसका पहला कदम हमने नेपाल में रखा और पिछले वर्ष नेपाल की संगठन हमारी मान्यता प्राप्त करके नेपाल सरकार ने डिक्लेयर कर दी। L20 के अंतर्गत अध्यक्ष स्थान भारतीय मजदूर संघ को दिया गया और भारतीय मजदूर संघ को कहा गया कि आपको ही अध्यक्ष स्थान करना है। लेकिन हमने बाकी संगठनों का सम्मान करते हुए, क्योंकि वो लोग हमारी अध्यक्षता में काम करने के लिए तैयार नहीं थे और देश विदेश के लोगों के सामने हम भारत देश की प्रतिमा को खराब करना नहीं चाहते थे। इसलिए हमने उनसे कहा कि ठीक है, आप बोलिए कौन बनना चाहता है आपका अध्यक्ष, L20 का अध्यक्ष। उन्होंने कहा कि आप पहले सरकार से कहिए। हम उस वक्त के श्रम मंत्री माननीय भूपेंद्र जी यादव के यहाँ गए, उनके ऑफिस में, और उनको बाकी संगठनों के लोगों को भी लेके गए कि भाई भारतीय मजदूर संघ 1 कदम पीछे आने के लिए तैयार है, 2 कदम पीछे आने की तैयार है, लेकिन भारत देश की प्रतिमा अन्य देशों के सामने खराब होना नहीं चाहती। इसलिए हम अपना अध्यक्ष पद छोड़ते हैं और इन संगठनों में से जिसको चाहिए उसको अध्यक्ष पद दे दीजिए। भूपेंद्र जी ने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, इसके लिए मुझे माननीय पीएम जी से और पीएमओ ऑफिस से परमिशन लेनी होगी और उसके पश्चात ही मैं आपको बता सकूंगा। हमने उनको 2 या 3 दिन का बताने के बोला। उन्होंने भी कहा कि ठीक है, मुझे 3 दिन सफिशिएंट है, 3 दिन के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और 3 दिन के पश्चात संदेश आया माननीय प्रधानमंत्री जी का, सम्माननीय मोदी जी का, इस देश के पंतप्रधान जी का, कि भारत देश में
एकमात्र भारतीय मजदूर संघ ऐसा है कि जो प्रथम संगठन स्थान पर है, और मैं कोई भी हालत में इसके अलावा दूसरे किसी को अध्यक्ष स्थान दूंगा नहीं। यदि अध्यक्ष स्थान करेगा तो भारतीय मजदूर संघ ही करेगा। हम ऐसे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने सच्चाई को साथ दिया, और उसके अंदर कम दिन होते हुए भी हमने पूरी तरह से तैयारी की और L20 को सफल बनाया। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ये लोग इतने नीचे गिरे कि बाहर देश के प्रतिनिधियों को कहा कि आप भारत देश में मत आइए, आप भारत देश में L20 के लिए मत आइए। लेकिन उसके बावजूद 23 देशों के प्रतिनिधि फिजिकली यहां पर उपस्थित थे और 6 देशों के प्रतिनिधि ऑनलाइन उपस्थित थे। बाकी सारे संगठनों की न मानते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो भारत देश में भारतीय मजदूर संघ के साथ रहेंगे। ये भारतीय मजदूर संघ के लिए एक गौरव की बात है। मेरे भाइयों, भारतीय मजदूर संघ का इतिहास लंबा है। संक्षिप्त में मैं बताना चाह रहा था और थोड़ा बहुत आपके समक्ष रखा कि जो कुछ चंद शब्दों में है, क्योंकि मुझसे भी ज्यादा मैं जानता हूं कि माननीय महामहिम जी का समय ज्यादा कीमतीवान है, और इसलिए मैं अपने शब्दों को थोड़ी देर पश्चात विराम दूंगा। क्योंकि आप बोलोगे कि जिसके अधिवेशन में आए वो अधिवेशन के बारे में आप कुछ बोले ही नहीं, सिर्फ भारतीय मजदूर संघ के बारे में बोले। तो भारतीय मजदूर महासंघ का यह अधिवेशन यहां पर संपन्न हो रहा है। 14 प्रदेशों में से 28 प्रदेशों से 14 प्रदेशों में भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ का कार्य है, और सारे के सारे 28 राज्यों में इसका कार्य अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के लिए सरकारी बसें बंद कर दी गई और निजीकरण को प्रोत्साहन दिया गया, और 1972 तक के जो उद्योग प्रॉफिट में था उसका प्रॉफिट किस तरीके से डिवाइड करे, ये सरकार के पास समस्या थी। इनकम टैक्स लगाया गया, अन्य टैक्सेस लगाए गए। तब कुछ उस वक्त के राज्यकर्ताओं के ध्यान में यह आया कि नहीं, इनको रोकना चाहिए, ये बहुत फायदे का धंधा है, बस के अंदर पैर रखने से पहले पैसा मिलता है, या हमारी बसें चलना चाहिए। और उन्होंने निजीकरण का सूत्र शुरू कर दिया। इसलिए ये उस उद्योग को कई राज्यों में कम हुआ, कहीं बंद हुआ। लेकिन आज भी राजस्थान जैसे ऐसे कई उद्योग है, कई प्रदेश है कि जो इस उद्योग को चला रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान सरकार को कि जो ये उद्योग चला रहे हैं। इसी तरीके से उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से नई बसें लेना बंद कर दिया। और कामगारों की भर्ती भी बंद कर दी। यदि नई बसें लेना बंद हो जाती है, कामगारों की भर्ती बंद हो जाती है, तो अपने आप कुछ मार्गों पर बसें बंद हो जाती है, और यही राज्य करते चिल्लाते हैं कि यहां पर सरकारी बसें काम नहीं कर रही है, इसलिए खासगी बसों को, निजी बसों को हमको सामने लाना पड़ा। आज सभी प्रदेशों में करीब करीब संविदा कर्मचारी और अनुबंधित बसों का प्रचलन शुरू है। हमें दर्द होता है,
सरकार के इन पॉलिसियों का। जो मेरा रेगुलर कर्मचारी जितना काम करता है उतना ही